नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मौर्यकालीन कला के बारे में। ये दोस्तों आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो न केवल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि दोस्तों यदि आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों इस वीडियो को देखेंगे तो काफी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लें, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास हमारे चैनल के द्वारा दी गई सभी प्रकार की जानकारियां आप सभी तक सीधे तौर पे पहुंचती रहे। दोस्तों, चैनल के माध्यम से हम लगातार आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, यूजीसी नेट, सीयूईटी पीजी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दोस्तों हम लगातार आपको जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कराते रहते हैं। और उसी क्रम में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मौर्य कला के बारे में। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं मौर्य काल अपने आप में बड़ा ही समृद्ध और सशक्त साम्राज्य माना जाता है। दोस्तों, मौर्य काल के ही दौरान आप देखते हैं कि किस प्रकार से मौर्य काल आने के पश्चात जो स्थापत्य का क्षेत्र है, जो कला का क्षेत्र है, उसमें हमें एक व्यापक परिवर्तन दिखाई देता है। मौर्य काल के जितने भी पहले वाले काल हैं वो कला के दृष्टिकोण से उनमें कोई विशेष प्रगति या फिर जो विशेष व्यापक जो परिवर्तन है वो नहीं दिखाई देता। उसके पहले के यदि हम एक काल को छोड़ दें, सिंधु घाटी सभ्यता के काल को, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का काल अपने स्थापत्य के लिए महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है, जिसमें आपने उनकी नगर नियोजन प्रणाली, मूर्ति प्रणाली, मूर्तियों का निर्माण की प्रणाली आपने पढ़ी होगी और मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया भी है। लेकिन जब हम उसके बाद के कालों में देखते हैं, चाहे वो हर्यक राजवंश हो, शिशुनाग राजवंश हो या फिर अन्य राजवंश हो, उन राजवंशों में आपको उस प्रकार की जो चीजें हैं वो नहीं दिखाई देती जो कि आपको मौर्य काल में आने के पश्चात देखने को मिलती है। मौर्य काल अपने कलाओं के लिए, अपने स्थापत्य संरचनाओं के लिए जाना जाता है। आपने मौर्य काल के दौरान बनने वाले विभिन्न प्रकार के स्मारकों को वर्तमान समय में भी देखा होगा। न केवल देखा है बल्कि ये नेशनल हेरिटेज साइट के रूप में भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी ने अवश्य रूप से स्तूपों को देखा होगा, इसके अलावा दोस्तों आपने स्मारकों को देखा होगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे भारत देश का नेशनल सिंबल है वो मौर्यन पिलर, ठीक है, जिसको हम लोग सारनाथ में स्थित देख सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो इन सभी संरचनाओं के बारे में, या तो हम स्तूपों की बात करें, मूर्तियों की बात करें, इन स्तंभों की बात करें, ये अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इन्हीं की चर्चा जो है दोस्तों हम आज के इस सेशन में आपसे करने वाले हैं। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं कि जब हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे तो उस दौरान कुछ चीजें आपको कोरिलेट करते हुए कुछ अन्य वीडियोस के भी रेफरेंस दिए जाएंगे। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपकी अच्छे से अच्छी जानकारी पूरे कनेक्ट करते हुए आप चीजों को समझना चाहें, तो जिन वीडियो का मैं रेफरेंस दूं आपसे निवेदन है कि उनको भी जाकर जरूर देखें। और जब उन दोनों वीडियोस को कंपाइल करके आप अपने नोट्स बनाएंगे तो मैं दावा करता हूं कि उससे अच्छा नोट्स और उससे अच्छा कंटेंट आपके पास और कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अब मौर्य कला के संदर्भ में यदि हम बात करें तो ये जो मौर्य कला है अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी में एक बड़े ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर तारानाथ। ये जो प्रोफेसर तारानाथ हैं, इन्होंने मौर्य कला के संदर्भ में क्या कुछ बातें कही हैं, आइए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तारानाथ के अनुसार मौर्य कला यक्षों के द्वारा और उससे पूर्वकालीन देवों के द्वारा निर्मित है। तारानाथ बड़े ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं और उनका मानना है कि ये जो मौर्य कला है यह किसके द्वारा निर्मित है, यक्ष के द्वारा और उसके पूर्वकालीन जो देव हैं उनके द्वारा निर्मित है। वहीं पे एक अन्य बड़े ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं जिनका नाम है कुमार स्वामी। और इन कुमार स्वामी ने क्या कहा कि मौर्य कला को राजकीय कला एवं लोक कला में विभाजित किया।
ध्यान रखिएगा, स्कॉलर्स के नाम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रोफेसर तारानाथ मौर्य कला यक्षों और उसके पूर्वकालीन देवों से निर्मित बताया, जबकि कुमार स्वामी ने मौर्य कला को दो वर्गों में विभाजित किया, एक तरफ राजकीय कला और दूसरी तरफ लोक कला। वहीं पे जो निहार रंजन राय हैं, इन्होंने मत दिया कि जो मौर्य कला है वह मुख्यतः दरबारी कला थी और राजकीय कला राज्य द्वारा रक्षित राजाओं के माध्यम से निर्मित हुआ। वहीं पे जो लोक कला का विकास स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा हुआ। अब ये राज कला क्या है या फिर राजकीय कला क्या है और लोक कला क्या है, समझिएगा। जब हम मौर्य काल को देखते हैं तो वहां पे किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, राजतंत्रीय शासन प्रणाली, मतलब शासक एक है जो कि संपूर्ण प्रजा पे शासन कर रहा है। तो ये जो शासक यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, जो कि बाकी अन्य लोगों पर क्या कर रहा है, शासन करते हुए हमें देखने को मिलता है। तो जब कोई कला का विकास, मूर्ति का निर्माण, स्मारकों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण या फिर अन्य कोई चीज का निर्माण इस राजा के द्वारा संरक्षण दिए जाने के पश्चात वो कहता है कि हम तुमको फंडिंग दे रहे हैं, हम तुमको कह रहे हैं कि ये चीजें बनाओ। राजा के द्वारा संरक्षण देने के पश्चात जब ऐसी चीजें बनती हैं तो वह कला क्या कहलाती है, राजकीय कला की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जैसे वर्तमान समय में सरकारें जिस भी स्थापित संरचनाओं का निर्माण कर रही हैं, जो भी आपके स्थापित संरचना विभिन्न माध्यमों में आप देख सकते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे भी संरचनाएं आपको दिखाई देंगी जिसका निर्माण सरकार नहीं करती है। कोई जो इंडिविजुअल व्यक्ति है वो अपने खर्चे से स्वतंत्र रूप से उसका विकास करता है। तो जहां पे कोई सरकार, कोई सत्ता शासन प्रणाली किसी कला को संरक्षण देके उसका विकास करती है तो वो कला कहलाता है राजकीय कला। वहीं पे दूसरी तरफ जो ये लोक कला है, इसका विकास स्वतंत्र रूप से होता है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि वो जो कला है वो स्वतंत्र रूप से व्यक्तियों के द्वारा निर्मित होती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक तरफ आपको अच्छी अच्छी बिल्डिंगें, अच्छे अच्छे संस्थान सरकार बनवाती है, तो वो हो गया राजकीय कला का उदाहरण। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, आपने इसमें देश में कई सारे अमीर वर्ग के लोग हैं, उनके द्वारा अपने तरफ से बिना सरकार के संरक्षण के वो स्मारकों का निर्माण कराते हैं। तो इस प्रकार की कला को हम क्या कहते हैं, लोक कला कहते हैं। अब अंतर यह है कि प्राचीन काल में इस लोक कला में न केवल बड़े लोग बल्कि जो छोटे छोटे व्यापारी वर्ग हैं, जो आपके छोटे कलाकार हैं, उनके द्वारा जो निर्मित कला थी उसको इस लोक कला का भाग माना गया। ठीक है, तो इन दो वर्गों में हम इस मौर्य कला को देख सकते हैं। ठीक है, मौर्य कला दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक तरफ आपका ये क्या है, राजकीय कला है, एक तरफ आपका राजकीय कला, दूसरी तरफ आपका लोक कला। अब राजकीय कला के अंतर्गत जिसमें राजा का संरक्षण प्राप्त है, राजा सहायता कर रहा है, उस राजा फंडिंग कर रहा है, कौन कौन सी चीजें हैं, तो राजप्रसाद, राजप्रसाद मतलब राजा का महल जिसमें राजा निवास कर रहा है, राजा का दरबार, इस प्रकार की संरचनाएं। दूसरा स्तंभ, आप देखते हैं मौर्य काल जो सबसे अधिक जाना जाता है अपने स्तंभों के लिए, क्योंकि मौर्य काल में मौर्यकालीन स्तंभों का निर्माण एक बड़ा ही आश्चर्यजनक विकास रहा, क्योंकि जिस प्रकार से मौर्यकालीन स्तंभों का निर्माण हुआ बृहद स्तर पर हुआ और विशिष्ट शैलियों के साथ हुआ, क्योंकि उसमें विशेष प्रकार की चमक, विशेष प्रकार के जो अंकन उस पर देखने को मिलते हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। इसके अलावा गुफाओं का निर्माण आपने देखा होगा, आजीवक संप्रदाय को किस प्रकार से बराबर की गुफाएं, नागार्जुनी की गुफाएं और अलग अलग जो गुफाएं हैं आपने वहां पे देखी, इसमें लोमस गुफा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा स्तूपों का निर्माण, ठीक है, स्तूप जिसकी चर्चा मैक्सिमम बार की जाती है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। ठीक है, तो वो भी आपके राजा के संरक्षण प्राप्त हुए। इसके अलावा बिहार का निर्माण, जिसमें आप देखते होंगे कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म के लिए विहार का जो निर्माण है वह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से पूछे जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो स्तूप जो कि इस काल में सबसे महत्वपूर्ण अपनी विशिष्टता रखते हैं, ये स्तूप कहां कहां पे जो है इस काल में हमें देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में हम नाम ले सकते हैं भरहुत स्तूप का, जो कि सबसे प्राचीनतम
स्तूप माना जाता है इस काल का, जो कि अपनी विशिष्टता के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो उसमें हम नाम ले सकते हैं सांची स्तूप का, सारनाथ के धर्मराज का स्तूप का, तक्षशिला के धर्मराज का स्तूप का, अमरावती स्तूप का, देऊर कोठार स्तूप का, कनगनहल्ली स्तूप का, सन्नती स्तूप का। कई सारे स्तूप जो हैं इस मौर्य काल में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो राजकीय कला थी जिसमें आपने स्तूपों को देखा, विहारों को देखा, गुहाओं को देखा, स्तंभों को देखा और राजप्रसाद को देखा, ये सभी राजकीय कला का पार्ट माने जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जो लोक कला है, जिसको कि व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ बनाता था, और इसका जो इसके अंतर्गत जैसे यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों ने आपने देखा होगा, जिसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है मौर्यकालीन की दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति, परखम के यक्ष की मूर्ति। आपने पढ़ा होगा, आपने जाना होगा और आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मृड मूर्तियां, मृड मूर्तियों से तात्पर्य क्या है? मृड का मतलब होता है मिट्टी, और मूर्तियां जो कि मिट्टी की बनी होती हैं, इनको मृड मूर्तियों की संख्या दी जाती है, और इस काल में हमें काफी अच्छी संख्या में देखने को मिलती हैं। तो आपने यहां पर यह देखा कि राजकीय कला क्या है और लोक कला क्या है। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं एक एक करके इनके बारे में। तो इसके पहले कि हम इनकी शुरुआत करें, हम चाहेंगे कि एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, मैं आप लोगों को और भी बता दूं कि यदि आप में से दोस्तों कोई भी जो यूजीसी नेट या फिर दोस्तों आप सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें दोस्तों आप या तो हिस्ट्री से या फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी से, या फिर दोस्तों आप आर्कियोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना न भूलें। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है रुद्र एजुकेशन हब के नाम से, उससे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहां से दोस्तों आपको न केवल ये कोर्स मिलेंगे दोस्तों, कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, लाइव के साथ साथ हर एक लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ, आंसर की और उनके एक्सप्लेनेशन, सॉल्व करने के एक्सप्लेनेशन। इसलिए दोस्तों आपको पीडीएफ, ई नोट्स, मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट सीरीज, कंप्लीट पैकेज जो है दोस्तों हमारे इस बैच में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये दोस्तों आप हमारे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो, या फिर जो दोस्तों आप चाहें तो अलग से भी आप हमारे इस कोर्स में मॉक टेस्ट हो गए, नोट्स हो गए, ये भी आप परचेस कर सकते हैं, जिसको आपको कुछ करना नहीं है। सीधे तौर पर दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए और वहां से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हम बात करें दोस्तों राज्यसभा की। राज्यसभा इस ऐतिहासिक युग का पहला विशाल अवशेष स्पूनर, जो कि एक बड़े ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं, उनको पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? पाटलिपुत्र से उनको यह प्रमाण मिला था। वहीं पे जॉन वॉडेल को यहां के कुमराहार क्षेत्र से, स्पूनर को कहां से मिल रहा है? पाटलिपुत्र से, और वॉडेल को कुमराहार से एक स्तंभ तथा स्पूनर को 72 स्तंभों की प्राप्ति हुई, और इन स्तंभों के अलावा बाद में 8 स्तंभ और खोजे गए, और इन अवशेष को चंद्रगुप्त की राजसभा माना गया। तो ये जो अवशेष प्राप्त हुए, वॉडेल को पहले कुमराहार से एक स्तंभ प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो स्पूनर हैं उनको वहां से 72 स्तंभ मिले, और बाद में 8 और स्तंभों खोजा गया। और ये जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, इन अवशेषों को चंद्रगुप्त की सभा के रूप में जो है उल्लेखित किया जाता है। और स्पूनर महोदय को ही पटना का जो बुलंदीबाग क्षेत्र है, वहां से काठ अर्थात लकड़ी के गढ़ या फिर नगर पर कोटे का वुडन पैलिसेड के जो अवशेष हैं, उनके जो प्रमाण है वह देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसी प्रकार का प्रमाण जो कि लकड़ी के नगर परकोटे के जो प्रमाण है, वो हमें गोसाईखंड, रामपुर, बहादुरपुर और जैसे बुलंदीबाग के निकटवर्ती स्थानों से भी इसी प्रकार की जो लकड़ी की सुरक्षा दीवार है, वुड पैलिसेड फोर्टिफिकेशन की जो प्रमाण है, वह देखने को मिलते हैं। तो राजकीय कला में मौर्य काल में अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो फोर्टिफिकेशन है, मतलब लकड़ी की जो चहर दीवारी है, वो चारों तरफ से हमें
मौर्य काल में किस चीज की बनी हुई दिखाई देती है? लकड़ी की बनी हुई दिखाई देती है। अब एक बात समझिएगा, हम जब एक्सकेवेशन करते हैं ना, तो वहां पे लकड़ी की वस्तुएं जो कि बहुत पुरानी है, बहुत रेयर केस में मिलती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं लकड़ी की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है, और आप देखते होंगे कि विद इन साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के भीतर मोटे से मोटी लकड़ी भी यदि जमीन के अंदर धंसी हुई है तो वो सड़ के खत्म हो जाएगी। इसीलिए जब आप एक्सकेवेशन करते हैं, पुरातत्व में उत्खनन करते हैं, तो लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं आपको नहीं मिलती। आप देखते होंगे पाषाण काल में आपको पत्थरों के औजार खूब मिलते हैं। तो क्या उस पाषाण काल के दौरान जहां पे लोग पत्थरों को तोड़ के उपकरण बना रहे हैं, उसका प्रयोग शिकार करने के लिए कर रहे हैं, तो जो उन पेड़ों पे रह रहे हैं, उन टहनियों के द्वारा, उन लकड़ियों के द्वारा वो उनका उपयोग एक भाले के रूप में, एक टूल के रूप में नहीं किए होंगे? किए होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वो जो उपकरण उन्होंने यूज किए होंगे वो समय के साथ मिट्टी में खत्म हो गए होंगे, समाप्त हो गए होंगे, इसीलिए उनके प्रमाण हमें यहां पे नहीं मिलते। जबकि स्टोन के बने हुए उपकरण बड़े लंबे समय तक ड्यूरेबल होते हैं, उनके प्रमाण मिलते। तो उत्खनन के दौरान लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं भी भारत जैसे क्षेत्र में मिलना थोड़ा सा रेयर होता है, और इसके प्रमाण जो है अप्रत्यक्ष रूप में हमें कहां से मिलते हैं? ये जो आपका क्या कहते हैं, बुलंदी बाग और उसके निकटवर्ती क्षेत्र, गोसाईखंड, रामपुर, बहादुरपुर जैसे जो क्षेत्र है, वहां से इस प्रकार के जो प्रमाण है वह हमको देखने को मिलता है। अब यहां पे 2 बड़े इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक तो मेगस्थनीज, जिनकी की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम क्या है? इंडिका। आप सभी ने पढ़ा होगा, मौर्य काल में ये भारत आए थे भाई साहब, ठीक है। इसके अलावा इलियन, ठीक है। तो मेगस्थनीज एवं इलियन, इन लोगों ने कुमराहार के क्षेत्र से 80 स्तंभों वाले भवनों को सूसा एवं एक वतना के राजमहल से श्रेष्ठ बताया है। अब सूसा और एक वतना, जहां पे एक से बढ़ के एक स्थापत्य संरचनाओं में राजमहल का निर्माण हुआ करता था प्राचीन काल में, उसके बावजूद मेगस्थनीज जो कि फर्स्ट क्या है, ग्रीक स्कॉलर हैं, जो कि कहां पे आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं, राजदूत के रूप में भारत आ रहे हैं ये भाई साहब। अब उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि उससे भी बढ़िया महल ये जो आपके कुमराहार से प्राप्त 80 स्तंभ वाला भवन है वह देखने को मिलता है। तो इन्होंने इसकी तुलना किससे की? सूसा वेकवतना के राजमहल से, और कहता है कि ये उससे भी श्रेष्ठ है। वहीं पे स्पूनर महोदय ने इसकी तुलना ईरानी डेरियस के पर्सिपोलिस के 100 स्तंभों वाले हखामनी महल या फिर सभागार से की है। तो एक तरफ इंडिका के राइटर मेगस्थनीज और दूसरी तरफ दूसरे स्कॉलर इलियन ने, इन दोनों ने इसकी तुलना सूसा वेकवतना के राजमहल से की। दूसरी तरफ जो स्पूनर है उन्होंने इसकी तुलना जो डेरियस पर्सिपोलिस के 100 स्तंभों वाला महल है, जो हखामनी महल है, उससे किया है। वहीं पे जो पतंजलि हैं, जिन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन किया। कौन सा दर्शन? योग दर्शन। जो आप योग करते हो, इसकी शुरुआत पतंजलि ने ही किया था। इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक भी योग दर्शन पे, जिसको हम लोग योग सूत्र के नाम से जानते हैं। इन्हीं की पुस्तक है एक महाभाष्य, और पतंजलि ने उस महाभाष्य में चंद्रगुप्त के इस राज्यसभा का उल्लेख किया है। ठीक है, आपने सर दर्शन पढ़ा होगा, उसमें पतंजलि का उल्लेख आया हुआ है। इसके अलावा फाहयान ने इस राजप्रसाद को देव निर्मित बताया है। तो राजप्रसाद के संदर्भ में अलग अलग शासकों, अलग अलग राइटर्स का, अलग अलग स्कॉलर्स का अपना अलग अलग मत है। जैसे कि आपने देखा कि एक तरफ मेगस्थनीज और इलियन क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ आपने देखा कि ये जो आपके स्पूनर हैं उनका क्या कहना है, पतंजलि ने इनका उल्लेख कहां पर किया है, और आपके इधर आपने देखा कि इस प्रकार से फाहयान ने इनका उल्लेख किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां तक ये समझा कि ये जो मौर्य कला है उसमें किस प्रकार से जो राजप्रसाद का कॉन्सेप्ट है वो आया। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं मौर्य कला से संबंधित कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण मौर्यकालीन स्तंभों के बारे में। जैसे दोस्तों मैंने पिछले ही वीडियो में कहा है कि दोस्तों जो मौर्य कला है उसमें स्तंभों का अपना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो मौर्यकालीन स्तंभ हैं ये विशेष प्रकार की स्थापत्य के बारे में जानकारी देते हैं, मौर्य कला के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसा क्या कारण है कि जो आपके मौर्यकालीन स्तंभ हैं इनकी इतनी चर्चाएं हमेशा रहती हैं?
क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं मौर्य काल के अंतर्गत बनने वाले दोस्तों जो स्तंभ हैं वो अभी तक में अपने प्रीवियस आपके टाइमलाइन में अपने पिछले कालों की तुलना में एक बड़ी ही विशिष्ट प्रकार की जो परंपरा है उसका प्रमाण देते हैं। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि जब आप इनके स्तंभों को देखते हो तो आपको इनके स्तंभों के ऊपर एक विशेष प्रकार की जो चमक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ जो शाइनिंग है वो आपको दिखाई देती है। इनकी जो सतह है वो बहुत ही चिकनी स्मूथ आपको दिखाई देती है और इनकी जो हाइट है वो भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप यदि इनके महत्वपूर्ण यदि स्तंभों को देखो तो ये जो स्तंभ हैं ये मौर्य कला के मौर्यकालीन इतिहास के एक प्रमुख स्रोत के रूप में भी जाने जाते हैं। क्योंकि यदि आपने इन स्तंभों के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इन मौर्यकालीन स्तंभों के ऊपर कई सारे हमें जो आपके पशुओं की जो आकृति है वो दिखाई देती है। इसके अलावा पौधों के आपके जो चिन्ह हैं, फूलों की जो आकृतियां हैं, ठीक है, पशुओं की जो आकृतियां हैं वो दिखाई देती है। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, अशोक कालीन स्तंभों के ऊपर अशोक के लेख भी उत्कीर्ण हैं। अशोकन जो इंस्क्रिप्शन है, अशोक के जो लेख हैं, कई सारे अभिलेख जो है वो अशोक के, इन्हीं अभिलेखों के जो प्रमाण है वो इनके स्तंभों पे ही तो प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि इन स्तंभों का मौर्यकालीन इतिहास में अपना एक बड़ा ही विशिष्ट स्थान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यदि आप इन स्तंभों को देखें तो स्तंभ की जो संरचना है आपको पता चलता है कि इनकी जो स्तंभ हैं उनको सबसे नीचे वाला भाग जो कि मोनोलिथिक पार्ट होता था उसको हम तने के रूप में, शाफ्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है, इस स्तंभ के तने वाले भाग के ऊपर मेखला का प्रमाण मिलता है और उस मेखले के प्रमाण के ऊपर उल्टे कमल की जो आकृति है, यदि आप इस कमल की आकृति को देखें तो ये जो कमल की आकृति यहां पर आपको दिखाई दे रही है यह उल्टे कमल की आकृति है जो कि वहां पर देखने को मिलता है। अब इस उल्टे कमल की आकृति के ऊपर कंठ का प्रमाण मिलता है। इसके बाद कंठ के ऊपर आपको सर्कुलर या फिर जो है आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो चौकी है उसका प्रमाण मिलता है, क्योंकि इसी चौकी के ऊपर सबसे ऊपर में जो किसी पशु की आकृति जैसे बैल की, ठीक है, इसके अलावा आप कहते हैं कि घोड़े की, ठीक है, इसके अलावा आप सिंह की, शेर की जो आकृति है वो अलग अलग आकृतियां जो है वो हमें यहां से देखने को मिलती है। और सबसे ऊपर पशु आकृति, फिर आपकी चौकी, फिर आपका कंठ वाला भाग, फिर उल्टे कमल का चिन्ह, फिर मेखला, फिर आपके तने वाला भाग। अब ध्यान रखिएगा, यदि हम इन मौर्यन स्तंभ को देखते हैं तो मौर्यन स्तंभ को लेके कई सारे आपके जो मत हैं वो अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा जो है वो दिया गया था। ठीक है, आइए उसके बारे में चर्चा एक एक करके करते हैं। जो स्तंभ है ये मौर्यकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा, और इन्हें अशोक की लाट भी कहा जाता है। अशोक के स्तंभों की संख्या 30 बताई जाती है और फाहयान ने 6 और वेनसांग ने 15 अशोक स्तंभों का उल्लेख किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तरफ जहां पे वेनसांग 15 बता रहे हैं, फाहयान 6 बता रहे हैं, और दोनों के दोनों ये क्या हैं, चीनी यात्री हैं जिन्होंने उस समय इस क्षेत्र को विजिट किया था अलग अलग, और वहां से प्राप्त होने वाले मौर्यकालीन स्तंभों की संख्याओं को अपने यात्रा वृत्तांत में उल्लेखित किया था। ठीक है, स्तंभों को स्वर्ग एवं धरती को विभाजित करने वाली ध्रुवीय रेखा का प्रतीक माना जाता था। ये जो मौर्यकालीन स्तंभ हैं ये तत्कालीन समय के स्वर्ग एवं धरती के बीच में जो विभाजन करने वाली ध्रुवीय रेखा है उसके रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। और साथ ही साथ अशोक के स्तंभ चुनार जो कि मिर्जापुर में स्थित है वहां से तैयार किए जाते थे, क्योंकि चुनार में स्तंभों के निर्माण का वहां पे कारखाना था। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस चुनार क्षेत्र में बलुए पत्थर के जो आपके पहाड़ी है वह स्थित है, और वहीं से उन पहाड़ियों से उन बलुए पत्थर के को काटकर उनसे स्तंभों का निर्माण किया जाता था और जगह जगह पर उनको स्थापित किया जाता था। यदि आपने मिर्जापुर के निकट ही वाराणसी में स्थित सारनाथ का नाम सुना होगा, जहां से सारनाथ में ही प्राप्त जो मौर्यकालीन स्तंभ है जिसे कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में जानते, जो कि सारनाथ म्यूजियम में अभी भी आपको दिखाई देगा, तो वो सभी संरचनाएं, चाहे वो सारनाथ का स्तूप हो, सारनाथ से प्राप्त होने वाले मौर्यकालीन पिलर हो, या फिर बुद्ध की मूर्तियां हो, ये संपूर्ण निर्माण जो है आपको इसी चुनार के बलुए पत्थर से उनका निर्माण किया जाता था।
अब एक चीज आपको और भी जानकारी होनी चाहिए कि जब हम मौर्य काल की बात करते हैं तो मौर्यकालीन कला का जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन रहा वो चुनार का यही बलुआ पत्थर रहा है, जिसने मुख्यतः उत्तर भारतीय क्षेत्र में स्थित जो स्थापत्य संरचनाएं हैं वो इसी बलुए पत्थर से हुआ है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता होगा कि मिर्जापुर एक स्थान पे है आपके और वहां से अलग अलग क्षेत्रों में ये गए कहां, कैसे चले गए, क्योंकि वर्तमान के समय की तरह तो संसाधन उपलब्ध है नहीं कि आपने ट्रक पे लादा, आपने हवाई जहाज पे लादा, आपने क्या कहते हैं नाव पे लादा और चल दिए, तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं। तो इन बलुए पत्थर को, इन पत्थरों को जलीय संसाधन प्रणाली से नावों के ऊपर लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट किया जाता था। सामान्यतः ये, यदि आप लोगों ने कभी मौर्यकालीन वास्तुकला को पढ़ा होगा तो सारनाथ में जो भी मौर्यकालीन स्थापत्य आप पढ़ते हैं, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है सारनाथ के कुछ ही दूरी पर स्थित अकथा आर्कियोलॉजिकल साइट। उसी अकथा आर्कियोलॉजिकल साइट में सारनाथ में स्थापित जितनी भी स्थापत्य कलाएं हैं उनको वहां पे बनाया जाता था। कहां पे? अकथा में। और उस अकथा में बनाने के पश्चात फिर वो चीजें कहां जाती थी? सारनाथ जाती थी। और अकथा तक उन्हें जन संसाधन प्रणाली के द्वारा जो है वहां पे लेके आया था, मतलब कि गंगा किनारे किनारे जो नदियां होती थी उनके माध्यम से उनको वहां पे लाया जाता था। फिर अन्य जल स्रोतों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको क्या कहता था? लाया जाता था। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक स्तंभ लाल बलुआ पत्थर का, रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है और यह निर्मित मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मतलब ऐसा नहीं है कि दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़ जोड़ के स्ट्रक्चर बनाया गया, नहीं, एक सिंगल स्टोन को काटकर, एक समान स्टोन को काटकर जो है इनका स्तंभों का जो निर्माण है वो किया गया। और इनकी समानतः ऊंचाई 12 से लेकर 14 मीटर तक है और स्तंभों की लंबाई 35 से 50 फीट और प्रत्येक का जो वजन है वो 50 टन तक दिखाई देता है। और सारनाथ स्तंभ हमें 70 फुट से भी अधिक ऊंचा देखने को मिलता है। ठीक है, अशोक का पहला स्तंभ बाषाढ़ बखिरा वैशाली का कोल्हुआ स्तंभ है और उसने सारनाथ स्तंभ का निर्माण अपने शासन के अंतिम वर्षों में किया। ठीक है, कला की दृष्टि से सारनाथ स्तंभ सर्वोत्तम है, क्योंकि आपने जैसे ही सारनाथ म्यूजियम में आप एंट्री करेंगे तो वहां पे आपका जो ये पिलर है सारनाथ का वो आपको दिखाई देगा और उस पिलर को यदि आप सही में देखेंगे तो उसमें इतनी विशिष्ट प्रकार की चमक है कि आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आज से हजारों वर्ष पहले कोई व्यक्ति इतने विशिष्ट प्रकार की चमक बिना किसी पेंट के, बिना किसी चीज के अप्लाई किए कैसे ला सकता है। तो वो आश्चर्यजनक निर्माण आज भी पुरातत्वविदों के, इतिहासकारों के बीच में एक प्रश्न बना हुआ है कि ऐसा निर्माण कैसे संभव हुआ। ठीक है, खैर इसको लेके कई सारी अपनी चीजें हैं वो हम अलग से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कला की दृष्टि से सारनाथ स्तंभ सर्वोत्तम है। सारनाथ स्तंभ अशोक कालीन स्तंभों का सिरमौर, मतलब उसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह स्तंभ कला का आदर्श नमूना, जिसे अशोक के लेख में शिलाथब कहा गया है। इसको क्या कहा गया? अशोकन इंस्क्रिप्शन में इस लेख को शिलाथब की संज्ञा दी गई है। वहीं पे रुम्मिनदेही स्तंभ सबसे छोटे स्तंभ अभिलेख के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रुम्मिनदेही जहां पे आप जानते हो, जिसमें कि लुम्बिनी नेपाल में आपका स्थित बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है जहां से इसको प्रमाण प्राप्त हुए, क्योंकि यहां पे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है लुम्बिनदेही में, लुम्बिनी में। तो वहां पे जो टैक्स रिडक्शन हुआ था, जो टैक्स में छूट की गई थी, उसकी जानकारी में मिलती है। मैंने आप लोगों को अशोक अभिलेख जो पढ़ाए हैं तो वहां पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ सबसे सुरक्षित स्तंभ है। ठीक है, और कुमराहार पाटलिपुत्र के स्तंभ को फाहयान ने जम्बू द्वीप स्तंभ की जो संज्ञा है वह उन्होंने दिया था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि इनके स्तंभों के ऊपर हमें एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई देती है, मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो और ये जो विशेष प्रकार की चमक आपको दिखाई दे रही है, इसकी तुलना विभिन्न प्रकार के जो है लोगों के द्वारा की गई, जिसमें इसकी तुलना उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड, जिनको हम NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जानते हैं, और ये भारत के सर्वश्रेष्ठ, प्राचीन काल के सर्वश्रेष्ठ विकसित और समृद्ध मृदभांड कहे जाते हैं। जैसे वर्तमान समय में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है
तो वो सोने के चांदी के थाली के बर्तनों में खाना खिलाएगा आपको। वैसे ही उस समय में जो सबसे व्यक्ति समृद्ध होता था तो वो इसी NBPW के मृदभांडों का प्रयोग करता था, क्योंकि मृदभांड अच्छी तरीके से आग में पकाए गए हैं और इनकी जो मजबूती है वो भी काफी अच्छी है और इनके ऊपर एक विशेष प्रकार की चमक जो है दिखाई देती है। यदि आप में से किसी ने NBPW के किसी मृदभांड को देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो जो हिस्टोरियंस है उनका मानना है कि जो स्तंभों के ऊपर, आपके अशोक का स्तंभों के ऊपर जो इनकी चमकदार पॉलिश मिलती है वो इसकी तुलना इसी NBPW के मृदभांड के ऊपर जो पॉलिश है उससे करते हैं और यही पॉलिश ही इन स्तंभों की प्रसिद्धि का कारण है। जैसे कि मैंने कहा कि अशोकन स्तंभ किस लिए जाने जाते हैं, क्यों ये अलग हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा सर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रैमरिश ने अशोक स्तंभों को ईरानी स्तंभों की अनुकृति बताया है। अब तीन बड़े महत्वपूर्ण विद्वान, सर जॉन मार्शल जिनकी अध्यक्षता में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा पुरास्थल के द्वारा। ठीक है, पर्सी ब्राउन जिन्होंने भारतीय हिंदू कला के ऊपर बड़ा ही विशिष्ट स्थापत्य संरचना के ऊपर बुक लिखी, इसमें आपके हिंदू धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित इनकी जितनी स्थापत्य कलाएं हैं उनके ऊपर इनकी बड़ी एक जबरदस्त बुक है इंग्लिश में, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। जो बच्चे आर्कियोलॉजी की यूजीसी की प्रिपरेशन करते हैं उनको इनकी बुक जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा स्टेला क्रैमरिश ने जो है अशोक स्तंभ जो है तो उनको ईरानी स्तंभों की अनुकृति बनाई, मतलब कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है, जो अशोक के स्तंभ है वो किसको फॉलो करते हुए किसके प्रभाव में बनाए गए हैं, तो जो ईरानी स्तंभ हैं उनके प्रभाव में इनको बनाया गया है। ठीक है, स्पूनर ने मौर्य स्तंभों की ओपदार पॉलिश को ईरान से ग्रहण की गई मानते हैं। एक तरफ जहां पे जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रैमरिश इनको जो है वह क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ईरानी स्तंभों की अनुकृति है, कॉपी है, किया गया है। वहीं पे कह रहे हैं कौन, स्पूनर, कि ये जो इनके ऊपर पॉलिश मिल रही है हमें विशेष प्रकार की जो चमक है वो कहां से ग्रहण किया गया है, ईरान से ग्रहण किया गया। हालांकि दोनों जो ये मत है वो सत्य नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि भारत में स्तंभों को पॉलिश करने की प्राचीनता हमें सिंधु घाटी सभ्यता तक दिखाई देती है, 3000 ईसा पूर्व तक जाती है। क्योंकि मैंने याद होगा पढ़ाते समय बताया था कि भारत में सिंधु घाटी में धौलावीरा का स्थान है जहां से 3000 साल पहले ही हमें सर्वप्रथम वहां पे इस प्रकार के पॉलिशदार स्तंभों का जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। पहला तो ये फिजिकल एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एग्जाम्पल। अब यदि हम बात करते हैं लिटरेरी एग्जाम्पल की बात, क्योंकि आपको पता है आपके इतिहास में चलती है साक्ष्य, बिना साक्ष्य के आधार पर कोई बातें की नहीं जाती, और साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेज, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य के संदर्भ में आप नाम ले सकते हैं धौलावीरा से प्राप्त पॉलिशदार स्तंभ का। वहीं पे साहित्यिक साक्ष्य की बात करते हैं तो हमारे पास है आपस्तंभ सूत्र, और इस आपस्तंभ सूत्र में ओपदार पॉलिश करने की विधि का जो वर्णन है वह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यह पॉलिश राजगीर के समीप स्थित पूर्व मौर्यकालीन सोन भंडार गुफा में भी जो है देखने को मिलता है। मतलब कि यह पॉलिश मौर्य काल के पहले का जो महत्वपूर्ण पुरास्थल सोन भंडार गुफा, वहां पर भी इसी प्रकार के पॉलिश का प्रमाण देखने को मिलता। ठीक है, अब मौर्यकालीन ये जो स्तंभ हमें देखने को मिलते हैं इनको दो प्रकार में बांटा जा सकता है। एक लेखयुक्त स्तंभ जिसमें कि अशोक के लेख भी उस स्तंभ पर देखने को मिले, और दूसरा लेख विहीन स्तंभ जिसपे कि हमें लेख का कोई भी वर्णन न मिले, वो केवल समान से स्तंभ है। अब मैंने आप लोगों को लेखयुक्त स्तंभों के बारे में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, और लेखयुक्त स्तंभों की संख्या कितनी दिखाई देती है, 10 दिखाई देती है। अब यदि हम बात करें इन लेख विहीन स्तंभों की तो कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, तो कोशम कौशांबी का स्तंभ, बशाड़ वैशाली का स्तंभ, ये बखिरा गांव के कोल्हुआ में स्थित है, इसे कोल्हुआ स्तंभ भी कहते हैं। रामपुरवा जिसके शीर्ष पे बैल का वृषभ का अंकन मिलता है, शंकिसा का जिसके ऊपर गज का अर्थात हाथी का अंकन मिलता है। और मोटे तौर पे अशोक के स्तंभों को 4 भागों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं, जैसा कि आपने फिगर में देखा। यष्टि, यष्टि के ऊपर उल्टा कमल का फूल, उसके पीठ के ऊपर रखी हुई चौकी और चौकी के ऊपर विराजमान पशु। ठीक है, और यष्टि के नीचे होता है आपका तना। ठीक है, अब कुछ ऐसे कलाविद हैं, कुछ ऐसे आपके
हिस्टोरियंस हैं जो कि स्तंभ को केवल और केवल दो भागों में बांटते हैं, एक दंड वाला भाग और दूसरा शीर्ष वाला भाग। ये जो नीचे दंड वाला भाग है और इसके ऊपर जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं वो आपका क्या है, ये आपका शीर्ष वाला भाग हो गया और ये आपका दंड वाला भाग हो गया। ठीक है, तो इन केवल और केवल इनको दो ही भागों में बांटा जाता है और दंड एवं स्तंभ के शीर्ष भाग के संयोग को पीठिका कहते हैं, जहां से दंड भाग और दूसरी तरफ से जो शीर्ष भाग एक दूसरे को ज्वाइंट कर रहे हैं, उन ज्वाइंट वाले भाग को ही इन्होंने क्या कहा है, पीठिका कहा है। क्योंकि पीठिका में विभिन्न प्रकार के नक्शे बने होते थे, जिसमें आपके फूलों के चिन्ह बने होते थे, वनस्पतियों के पत्तियों के चिन्ह बने होते थे, पशुओं की आकृतियां बनी होती थी। ठीक है, और कई सारे जो आपके सिंबल्स हैं वो आपको वहां पर इन पीठिका के ऊपर देखने को मिलता है। अब जैसे मैंने आप लोगों को पाठ्यक्रम में बताया था कि ये जो पीठिका है कहीं पे आपके सर्कुलर दिखाई देती है, गोलाकार, और कहीं पर रेक्टेंगुलर दिखाई देती है। तो लौरिया नंदनगढ़ की जो पीठिका है वो आपको कैसा दिखाई देता है, वर्गाकार आकृति का दिखाई देता है, स्क्वायर फॉर्म में देखने को मिलता है ऐसा। ठीक है, तो रामपुरवा एवं सारनाथ के जो स्तंभ शीर्ष की जो पीठिका है वह कैसी है, वृत्ताकार। तो लौरिया नंदनगढ़ का स्क्वायर फॉर्म में, वहीं पे सारनाथ और आपके साथ ही साथ जो रामपुरवा है उसकी जो पीठिका है वो कैसा है, सर्कुलर फॉर्म में वृत्ताकार दिखाई देता है। रामपुरवा की पीठिका में पुष्प युक्त लता का जो नक्शा है वह देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, इसके अलावा अब आपको जैसा कि ध्यान में रखना है, मैंने बताया कि मौर्यकालीन स्तंभों की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि इनके ऊपर पॉलिशिंग के प्रमाण मिलते हैं और इन स्तंभों के ऊपर अलग अलग पशुओं की आकृतियों का प्रमाण मिलता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो शीर्ष पर पशु आकृतियां हैं वो कहां से हमें देखने को मिलती हैं और कहां कहां से क्या क्या है, तो एक सिंह वाला स्तंभ, ऐसे आपका वर्णन, एक ऐसे आपका स्तंभ जहां पे उसके ऊपर केवल और केवल एक सिंह का अंकन मिले, एक शेर का अंकन मिले, तो कोल्हुआ जो कि बासाड़ बखिरा वैशाली में स्थित है, वहां का जो महासाल स्तंभ है उसके प्रमाण प्राप्त होता है। लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त होता है। रामपुरवा स्तंभ पर एक सिंह विराजमान होते हुए देखने को मिलता है। तो तीन आपने जाने, कोल्हुआ, लौरिया नंदनगढ़ और आपका रामपुरवा, जहां से एक सिंह के स्तंभ होने का प्रमाण मिलता है। बाकी लौरिया नंदनगढ़ और यदि रामपुरवा के स्तंभ की चौकी को यदि आप देखेंगे तो उस पर दाना चुगते हुए हंसों का जो अंकन है वह आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि अब यहां पे महत्वपूर्ण यह है, आपने सुना होगा अभी हाल ही में कि जब संसद की स्थापना, नई संसद की स्थापना हो रही थी, तो वहां पे जो शेर है उस, क्योंकि शेर भारतीय आप जानते हैं राष्ट्रीय सिंबल का एक बड़ा महत्वपूर्ण आकृति है, तो जब वहां पे शेर की स्थापना स्तंभ पे की जाए तो वो शेर दहाड़ते हुए अंकित किया गया। अब इसको लेकर भी जो पार्टियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, आपको यदि पता हो तो पता हो, जिसमें कि ये कहा गया था कि ये शेर दहाड़ते हुए क्यों, ये आक्रामक क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले जो आपका शेर था वो सामान्य मुद्रा में था, बैठा हुआ सामान्य मुद्रा में शेर दिखाई दे रहा, लेकिन वर्तमान समय में जो शेर वहां पर अंकित है वह कैसा है, वो दहाड़ते हुए शेर का अंकन वहां पे आकृति जो है दिखाई देती है। तो इसी प्रकार का अंकन कुछ यहां पे भी देखने को मिलता है, क्योंकि आप लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ का शीर्ष देखेंगे तो वो उकड़ू मुद्रा में, आपको अकड़ू मुद्रा में दिखाई देगा, जबकि रामपुरवा के सिंह स्तंभ पर अशोक के 12वें वर्ष के 2 लेख भी हमें देखने को मिलते हैं। किस वर्ष के? 12वें वर्ष के। तो आपने देखा कि एक सिंह वाला जो स्तंभ है वो 3 स्थानों से कोल्हुआ, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा गज अर्थात हाथी की बात करें तो संकिसा स्तंभ पर हमें गज मूर्ति के हाथी का जो अंकन है, जो आकृति है वो दिखाई देता है, और ये अशोक का एकमात्र स्तंभ है जिसके शीर्ष पर हमें जो गजराज का अंकन है वह देखने को मिलता है। वृषभ की बात करते हैं, बैल की बात करते हैं, तो इसमें रामपुरवा स्तंभ पर वृषभ की आकृति मिलती है, और इसे एक बड़े ही महत्वपूर्ण क्या कहते हैं स्कॉलर, जिनका नाम है निहार रंजन रे, उन्होंने इस वृषभ मूर्ति को मौर्यकालीन तक्षण कला का सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि माना है, क्योंकि जिस प्रकार से इस वृषभ की आकृति बनाई गई है ये उसकी विशिष्टता से क्या हो गए, ओतप्रोत हो गए भाई साहब। तो एक ऐसा स्तंभ जिसपे कि केवल एक शेर मिलता है, और वैसे भी स्तंभ मिले जिसपे कि 4 सिंह मिले, जो कि 4 अलग अलग दिशाओं में एक दूसरे से पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं। ऐसे स्तंभ कहां से मिले हैं? तो सारनाथ सांची स्तंभ पर मिले हुए हैं। सांची के स्तंभों में दाना चुगते हुए हंसों को भी त्रिरत्नों के साथ दिखाया गया है, और सबसे बढ़िया स्तंभ
इसका सिंह शीर्ष सारनाथ का है, जो कि आपको पता है, यही भारतीय प्रशासन में भी इसे लिया गया है। ठीक है, जो कि आप आसानी से देख पाते होंगे। ठीक है, इसके अलावा हाथी, सिंह, अश्व, वृषभ का अंकन सारनाथ के महाधर्म चक्र स्तंभ पर किया गया है और महावंश में इसे चतुष्पंथी कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा लुम्बिनी या फिर रुम्बिनी स्तंभ के शीर्ष पर हमें अश्व की, घोड़े की आकृति थी और ये कहा जाता है, ये इमेजिन किया जाता है, वेनसांग के अनुसार विद्युत आघात की वजह से, बिजली गिरने की वजह से ये जो आपका रुम्बिनी स्तंभ है वो क्या हो गया था, टूट गया था। तो ऐसा माना जाता है कि घोड़े की आकृति कहां से दिखाई देती है, लुम्बिनी या फिर रुम्बिनी से। वहीं पे जो लौरिया अरिराज से प्राप्त स्तंभ है, इसका शीर्ष जो है नष्ट हो गया, केवल स्तंभ का नीचे वाला भाग प्राप्त है। लेकिन विद्वानों का यह मानना है कि यह जो आपका स्तंभ है उस पे हमें गरुड़ की आकृति रही होगी। ठीक है, यह अनुमान है केवल। ठीक है, आइए दोस्तों हम बात करते हैं स्तूप के बारे में। स्तूप दोस्तों आप सभी ने नाम सुना होगा, लेकिन ये स्तूप जब भी आपके दिमाग में आता है तो सीधे तौर पे आप चले जाते हैं मौर्य काल के अंतर्गत और आपके दिमाग में आता है एक शासक, एक राजा अशोक। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्तूपों की परंपरा अशोक ने कोई नई नहीं शुरू की थी। स्तूपों की परंपरा पहले से चली आ रही परंपरा का एक परिवर्धित रूप था, एक बदला हुआ स्वरूप था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको याद होगा कि पहले जब आपने प्री हिस्ट्री पढ़ी होगी या आपने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रागैतिहासिक काल में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसको जमीन में दफनाकर एक उसके ऊपर ढूंढा बनाया जाता था। आज भी कई सारी परंपराएं जो है हमें देखने को मिलती हैं। तो अब स्तूप क्या है, यदि आप वास्तव में वर्तमान समय में स्तूप को देखें तो स्तूप क्या है, किसी व्यक्ति जो विशेष है यदि उसकी मृत्यु हो जा रही है तो उसके शारीरिक अवशेषों के ऊपर वह स्तूप का निर्माण किया जाता रहा है। जो स्तूप है ये मुख्यतः क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित जो बुद्ध के अनुयायी हैं या फिर भगवान बुद्ध के स्वयं के जो आपके अवशेष हैं उनके ऊपर इनका निर्माण किया जाता रहा है। लेकिन ये परंपराएं तो हमें बुद्ध के काल में स्तूप के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन इसका उल्लेख हमें, प्रारंभिक उल्लेख हमें कहां पर दिखाई देता है, तो जो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद जो ऋग्वेद है उसमें स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख देखने को मिलता है। और ऋग्वेद में ये स्तूप शब्द जो है हमें 2 बार देखने को मिलता है और स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या फिर थूहा। यदि आप सभी ने देखा होगा तो अक्सर गांवों में किसी व्यक्ति के में अभी तो अलग अलग मृतक संस्कार की प्रक्रिया हर धर्म में अलग अलग है, क्रिश्चियंस में अलग है, मुस्लिम धर्म में अलग है, हिंदू धर्म में अलग है। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मृतक संस्कारों की विधि अलग है। लेकिन ये जो आपका स्तूप है इसमें किसी न किसी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से व्यक्ति विशेष के मृत्यु के पश्चात, उसके दफनाए जाने के पश्चात उसमें एक स्मारक संरचना बनाई जाती थी, उसी को स्तूप की संज्ञा दी जाती। ठीक है, अब ये क्या दिया है, चूंकि यह चिता के स्थान पर बनता था इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, चैत्य भी कहते हैं। जैसे मृतक संस्कार में कभी कभी व्यक्ति जो है दाह संस्कार किया जाता है, इसमें चिता पे सजाकर उसको अग्नि के समक्ष भेंट कर दिया जाता है। तो अलग अलग मृतक संस्कार की प्रक्रियाएं हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो स्तूप की प्रक्रिया है इसमें दाह संस्कार की विधि नहीं है, इसमें व्यक्ति विशेष के जो आपके पुरावशेष हैं या फिर उसके शरीर के विशेष अंग है उनको स्थापित किया जाता है। तो ये जो चिता का स्थान है इसीलिए इसको चैत्य कहते हैं। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ जिसका नाम शतपथ ब्राह्मण है, इस शतपथ ब्राह्मण में 2 प्रकार के चैत्यों का उल्लेख मिलता है। एक वो चैत्य जो कि गोल आकृति का सर्कुलर फॉर्म में होता है और दूसरा जो रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर फॉर्म में चौकोर आकृति का होता है। तो 2 प्रकार के चैत्यों का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो दोनों आपके ग्रंथों का उल्लेख आया, ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण, ये मौर्य काल के कहीं पहले इनका निर्माण हो चुका था, इनका लेखन क्रिया हो चुकी थी। क्योंकि आपको पता है प्रारंभिक वैदिक काल जो ऋग वैदिक काल है उसमें ऋग्वेद का निर्माण हुआ और उत्तर वैदिक काल में जितने प्रमुख आपको ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलते हैं, आपने शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिक के ब्राह्मण, कई सारे ब्राह्मण ग्रंथों के नाम सुने होंगे। तो उन्हीं में से जो आपका शतपथ ब्राह्मण है उसमें 2 प्रकार के चैत्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और भी आपका वेद है
जिसको हम यजुर्वेद कहते हैं, और यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद शाखा है और दूसरी शुक्ल यजुर्वेद शाखा है। तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद है, उसी शुक्ल यजुर्वेद में समाधि के चारों ओर मिट्टी के ऊंचे टीले बनाने की बात कही गई। मतलब जब किसी व्यक्ति को दफनाया जाता था, उसकी समाधि की जाती थी, तो उसके चारों तरफ ऊंची मिट्टी का जो ढेर है बनाने की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। और रामायण में चैत्य गृह को बुद्धायतन कहा गया। क्या कहा गया है? बुद्धायतन कहा गया है। इससे यह स्पष्ट होता है रामायण से कि महापुरुषों एवं सम्राटों की स्थिति में, स्मृति में, अर्थात उनकी याद में चैत्य या फिर स्तूप का निर्माण किया जाता था। तो यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आपने देखा कि ये जो आपका ये स्तूप है, ये स्तूप की प्रक्रिया प्रचलन भले ही आपके अशोक के काल में आया हो, मौर्य काल में आया हो, बुद्ध के लिए इसका निर्माण सबसे अधिक प्रक्रिया में की गई हो, लेकिन यह जो आपके स्तूपों का निर्माण है, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि पहले से चली आ रही प्रक्रिया थी। हां, अंतर यह है कि बुद्ध के आने के पश्चात जब उनके शारीरिक अवशेषों के ऊपर या फिर उनके जो फॉलोअर्स थे, जब उनके शारीरिक अवशेषों के ऊपर उनका निर्माण किया गया, तो उसके ऊपर हमें कई सारे जो अलंकृत स्थापत्य संरचनाएं हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अंड का भाग, छत्र का भाग, यष्टि का भाग, प्रदक्षिणा पथ का भाग, ठीक है, वेदिकाओं के भाग, अलग अलग जो स्थापत्य संरचनाएं हैं उनका निर्माण उनके ऊपर जो है हमें देखने को मिलता है, जो कि समय के साथ आपको इतने बृहद और अच्छे स्मारक संरचनाओं के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रामायण में भी इस प्रकार के चैत्यों के जो निर्माण की जो उल्लेख है वह देखने को मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय के महापुरुष और सम्राट की स्मृति में जो है इस प्रकार के चैत्यों का जो निर्माण है वह किया जाता रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो यह स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो स्तूप की हम बात कर रहे हैं, तो स्तूप मुख्यतः जब भी आता है, जैसे कि मैंने कहा कि किस धर्म से संबंध जुड़े जाते हैं, बौद्ध धर्म से। लेकिन मैंने एक बात और बता दें कि स्तूप केवल और केवल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, जैन धर्म के भी स्तूपों का प्रमाण हमें मिला हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कंकाली टीला का नाम सुना होगा, जो कि मथुरा में स्थित है, जहां से जैन प्रतिमाएं, जैन स्तूप, जैन धर्म से संबंधित जो पुरावशेष हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पूर्ण रूप से जो स्तूप हैं ये केवल और केवल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि अन्य धर्म जैसे जैन धर्म में भी इनका प्रमाण मिलता है, लेकिन इसका प्रचलन सबसे ज्यादा हमें बौद्ध धर्म में मिलता। अब जैसा कि यहां पर दिया है, स्तूप जो है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के प्रतीक है। आपको पता है कि बुद्ध के जीवन की अलग अलग घटनाओं को अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग संज्ञाओं में, नामों में जाना जाता है। आपने जैसे गृह त्याग की जब घटना उनके द्वारा स्थापित की गई, उसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, उसको हम धर्म चक्र महाप्रवर्तन के नाम से जानते हैं। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको निर्वाण कहा जाता है, निर्वाण की प्राप्ति। जब उनकी मृत्यु हुई तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो अलग अलग घटनाओं को अलग अलग नामकरण किया गया है। तो इसमें जो आपका बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं, उसी को स्तूप के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ये जो स्तूप है उसकी महापरिनिर्वाण की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। साथ ही उन्हें ब्रह्मांड की धुरी, एक्सिस मुंडाई के रूप में भी क्या किया गया है, देखा गया है। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उसको ध्यान में रखिएगा। उस ग्रंथ का नाम है महापरिनिर्वाण सुत्त, और महापरिनिर्वाण सुत्त में बुद्ध का कथन है कि बुद्ध ने स्वयं आनंद, जो कि उनके शिष्य थे, उनसे उनकी मृत्यु के पश्चात चक्रवर्ती सम्राटों के स्तूप की तरह ही चौराहों पर स्तूप बनवाने को कहा था। अतः स्तूपों का निर्माण बुद्ध से भी पहले होता था। अब देखिए, महापरिनिर्वाण सुत्त इस बात का खुद वर्णन कर रहा है, यह कहते हुए कि बुद्ध स्वयं अपने शिष्य से कहते हैं कि पहले जैसे चक्रवर्ती सम्राटों के स्तूपों को बीच चौराहे पर बनाया जाता था उनकी याद में, वैसे ठीक मेरी मृत्यु के पश्चात आप सभी भी चौराहों के बीचों में, ऐसे स्थानों पे जहां से कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देख पाएं, वहां पे हमारे स्तूप का निर्माण कराइएगा। और ये बात किससे कह रहे हैं? अपने शिष्य आनंद से कह रहे हैं। कहां कह रहे हैं? महापरिनिर्वाण सुत्त में कह रहे हैं। ठीक है, अशोक का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लेख है निगाली सागर स्तंभ लेख, निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन। इस निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन से उन्होंने पूर्व बुद्ध, जिनका नाम है कनक मुनि,
उनके स्तूप का आकार वर्धन सिद्ध होता है। मतलब अशोक का जो निगाली सागर इंस्क्रिप्शन है, इससे स्पष्ट होता है कि जो पूर्व बुद्ध कनक मुनि का स्तूप था, उसके आकार को बढ़ाने का, उसको समृद्ध करने का काम अशोक ने किया था, और इसका उल्लेख उनके इस अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है, जैन धर्म में भी स्तूप बनते थे, जिसके अवशेष हमें मथुरा का जो कंकाली टीला क्षेत्र है वहां से मिलता है, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को उल्लेखित किया है। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी ने अलग अलग लेखकों के, अलग अलग शासकों के, अलग अलग ग्रंथों के नाम सुने होंगे। उसी में एक बड़े ही महत्वपूर्ण यात्री हैं वेनसांग। वेनसांग ने नंद डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं, नंद शासकों के द्वारा पाटलिपुत्र के क्षेत्र में निर्मित 5 जैन स्तूपों की चर्चा की है। कितने? 5 जैन स्तूपों की चर्चा। अभी जैसा कि मैंने कहा कि ये जो स्तूप हैं, ये केवल और केवल कंप्लीटली बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि साथ ही साथ जैन धर्म में भी प्रमाण मिलता है। और आपको पता है कि नंद वंश के शासक जैन धर्म में अपना विश्वास रखते थे। यही कारण है कि पाटलिपुत्र जैसे क्षेत्र में, जो कि उस समय की महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था शासन के दृष्टिकोण से, वहां से 5 जैन स्तूपों के निर्माण की चर्चा हमें मिलती है। वो भी किसने किया है? चीनी यात्री वेनसांग ने किया है। और कालांतर में स्तूप निर्माण करना बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग बन गया। जैसे आप देखते होंगे, अभी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो बड़े बड़े स्तूप तो बनवा नहीं सकते, तो छोटे छोटे जो मनौती स्तूप हैं उनको बनवाते भी मैं आगे आऊंगा। कि स्तूप के कई सारे प्रकार हैं। एक ऐसे स्तूप जो भगवान बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बने, या फिर ऐसे स्तूप जो कि भगवान बुद्ध से संबंधित जो फॉलोअर्स हैं उनके अवशेषों के ऊपर बने। कुछ ऐसे स्तूप जो कि किसी मनौती को मानने के पश्चात बने। देखिए, आप हिंदू धर्म का अलग कॉन्सेप्ट है, बौद्ध धर्म का अलग कॉन्सेप्ट है। हिंदू धर्म में आप क्या करते हैं? मनौती मानते हो। आप सोचते हो कि हमारा ये काम हो जाएगा तो भगवान को 1 किलो लड्डू दे देंगे, चढ़ा देंगे, ठीक है, ये काम कर देंगे, ऐसा निर्माण करा देंगे, वहां दर्शन करने जाएंगे, तो मनौती। तो वैसे ही बौद्ध धर्म में है कि तो अलग अलग जो चीजें देखने को मिलती है, अभी उसकी चर्चा हम आगे यहां पे करेंगे। ठीक है, एक दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ महावंश। आपने दीपवंश और महावंश, ये सिंघली अनुश्रुतियां हैं श्रीलंका की, आपने पढ़ी होंगी। इसी महावंश में महास्तूप के निर्माण का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। कहां पे? इस महावंश बुक में। ठीक है, जिसमें हर्मिका, छत्रावली आदि का जो पहला वर्णन है वह हमें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये हर्मिका छत्रावली क्या है? स्तूप के महत्वपूर्ण अंग है। अभी आप आगे फिगर आएगा, आप उसे देखिएगा। ठीक है, सांची के जो महास्तूप है, स्तूप संख्या 1, उसमें स्तूप की सभी विशेषताएं, जितने महत्वपूर्ण अंग हैं, वह हमें उस स्तूप में देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि स्तूपों के विभिन्न प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार है आपका शारीरिक स्तूप। नाम से स्पष्ट है, सर्वाधिक धार्मिक महत्व का यह स्तूप होता था। स्तूपों में जितने आपके स्तूप को प्रकार हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण, जो यदि हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, धार्मिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें, तो शारीरिक स्तूप का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, क्योंकि इसमें बुद्ध एवं उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां रखकर फिर उनका निर्माण किया जाता था। जैसे बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके 8 स्तूप एवं सांची का स्तूप समूह इसी कोटि में रखे जाते हैं। अब आपको पता होगा कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके शारीरिक अवशेषों के ऊपर किस प्रकार से अशोक ने स्तूपों का निर्माण कराया। पहले 8 थे, फिर उनसे बढ़ाकर उसको 84,000 स्तूपों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। आप सभी ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, और सांची में भी भगवान बुद्ध के इसी प्रकार के जो शारीरिक अवशेष हैं वह देखने को मिलता है। पिपरहवा स्तूप प्राचीनतम स्तूप है। ठीक है, लेकिन यदि हम देखें तो ऑप्शन में यदि भरहुत होगा तो भरहुत भी आपको ध्यान में रखना है। भरहुत स्तूप भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम एक एक करके डिटेल में आप लोगों को क्वेश्चंस पॉइंट्स बताएंगे। अगला है पारभौगिक स्तूप। देखिए, पहला है शारीरिक। शारीरिक मतलब शरीर के अवशेष के ऊपर निर्मित जो स्तूप होगा उसको शारीरिक अवशेष कहेंगे, स्तूप कहेंगे। दूसरा पारभौगिक। पारभौगिक मतलब
कोई ऐसी वस्तु जो कि भगवान बुद्ध या फिर उनके अनुयायियों के द्वारा निर्मित कोई वैसी वस्तु है या सामग्री जिसका उपयोग भगवान बुद्ध ने किया है और उसके ऊपर यदि उस स्तूप का निर्माण किया गया है तो उसको हम पारभौगिक स्तूप कहेंगे। तो इसमें क्या लिखा गया? भगवान बुद्ध के द्वारा प्रयोग की सामग्री से उनके पात्र, उनके चीवर, उनकी पादुका इत्यादि रखकर जब स्तूप का निर्माण होता था तो उसे पारभौगिक स्तूप की संज्ञा दी जाती थी। अगला है आपका उद्देशिक स्तूप। ठीक है, ये स्तूप क्या है भैया? जो गौतम बुद्ध या फिर पूर्वकालीन बुद्धों की स्मृति में बनाए जाते थे, ऐसे स्तूप जो कि भगवान बुद्ध की स्मृति में। और आपको पता है कि भगवान बुद्ध जो हैं उनके पहले कई सारे पूर्व बुद्धों की कल्पना बौद्ध धर्म में देखने को मिलती है। यदि आप सभी ने जातक कथाओं को पढ़ा होगा, जो कि बौद्ध धर्म के एक बड़े ही महत्वपूर्ण अंग है, जिनकी संख्या 549 बताई जाती है, उसमें पूर्व बुद्ध की कल्पना की गई है। और उन्हीं पूर्व बुद्धों की स्मृति में जो स्तूप बनाए जाते थे उनके उद्देशिक स्तूप के रूप में जाना जाता है। और बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 स्थान, जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 महत्वपूर्ण स्थान हैं, उन पर बने हुए स्तूप भी इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं। जैसे उन्होंने जहां पर प्रथम उपदेश दिया, ठीक है, जहां पे वो सबसे अधिक वर्षावास किया, जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, ऐसे जगहों पे जहां उनका जन्म हुआ, जहां उनकी मृत्यु हुई, जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं 8, उनके जो आपके स्तूप हैं वो आपके उद्देशिक स्तूप में आएंगे, जिसमें 4 प्रमुख स्थान कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। ठीक है, और ये 4 प्रमुख स्थान है। 4 गौण स्थान में संकास्य, श्रावस्ती, राजगीर एवं वैशाली पर बने हुए स्तूप इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं। यही आपके 8 स्थान। इसके अलावा संकल्पित स्तूप की बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत, या फिर आप उसको वैदिक धर्म कहें। ठीक है, तो इसके आपके परिवर्धित स्वरूप हैं। सनातन धर्म के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो हम बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मनौती मानने के पश्चात आप अपने संकल्पों को पूरा करते हैं, कहीं जाके दर्शन करते हैं, बाल कटाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, फल मीठा चढ़ाते हैं, जो भी चीजें करते होंगे, तो वैसे ही बौद्ध धर्म में क्या है कि यदि उसमें कोई मनौती मान रहा है कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण होगी, तो उसके पश्चात हम आपके लिए मनौती स्तूप का निर्माण करेंगे। मनौती स्तूप आकार में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इनका बस उद्देश्य ये होता है कि एक छोटा सा मॉडल स्तूप का हम निर्माण कराएं। ठीक है, यदि आप लोगों ने कभी सारनाथ वगैरह विजिट किया होगा तो सारनाथ का जो धम्मेक स्तूप है, ठीक है, क्योंकि धर्मराज का तो समाप्त हो चुका है, उसका केवल बेस मिलता है, धम्मेक अभी भी हमें देखने को मिलता है। तो धम्मेक यदि आप विजिट करेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ ग्राउंड में आपको जो है छोटे छोटे मनौती स्तूप का प्रमाण देखने को मिलेगा। और इन्हें जो है कौन बनाता था? इनके जो फॉलोवर्स हैं, धर्म को मानने वाले जो श्रद्धालु हैं, वह इसका निर्माण कराते थे। अब यदि हम स्तूपों की संरचनाओं की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, स्तूपों में अलग अलग अंग हमें देखने को मिलते हैं। स्तूपों का निर्माण कई सारे अंगों से मिलकर होता था, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंग होता था अंड, जिसका आकार उल्टे कटोरे के समान होता था, ऐसा। ठीक है, फिर मेघी, फिर हर्मिका, यष्टि, छत्र, यह स्तूप के अंग होते थे। वहीं पे दक्षिण के स्तूपों में इन सभी अंगों के साथ साथ हमें आयक स्तंभ का भी प्रमाण मिलता है, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्तूपों में गर्भगृह नहीं होता, जैसा कि आपको मंदिरों के अंदर दिखाई देता है, जहां पे महत्वपूर्ण जो देवता उसकी मूर्ति का प्रमाण मिलता था, और गर्भगृह में वैसा कुछ प्रमाण हमको यहां पे स्तूपों में देखने को नहीं मिलता। अपितु इनकी जगह जो है कि हमें किसका प्रमाण मिलता है? हर्मिका। यदि आपने देखा होगा तो हर्मिका इसके ऊपर जो है हमें बनती हुई दिखाई देती है। तो ये जो हर्मिका है वो गर्भगृह की तरह ही इसको सबसे पवित्र, सबसे प्रमुख स्थान स्तूपों में माना जाता है। जैसे मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान गर्भगृह है, ठीक है, शैंक्टम है, वैसे ही यहां पे स्तूप में से सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो आपका हर्मिका है। ठीक है, अंड स्तूप का प्रमुख भाग होता था, लेकिन हर्मिका, जिसको देव सदन स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था, तो हर्मिका को देव सदन की भी संज्ञा दी जाती है, ध्यान रखिएगा। हर्मिका के ऊपर छत्र के आकार का छत्र दंड होता था। ठीक है, हर्मिका के ऊपर छत्र के आकार का छत्र दंड होता था, और प्रदक्षिणी, जो प्रदक्षिणा पथ, यदि आप सभी ने देखा होगा, मंदिरों में भी प्रदक्षिणा पथ मिलते हैं, जिस मंदिरों के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए जो पथ प्राप्त होता है उसी को हम प्रदक्षिणा पथ के रूप में जानते हैं, जो कि स्तूपों में भी स्तूप के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए जो पथ मिलता है उसी को हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, वो भी मिलता है। स्तूप में रखे स्मारक चिन्हों
के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलते हैं। छोटे स्तूप को दागोवा और बड़े स्तूपों को महेशांक कहा जाता था। ठीक है, दागोवा या फिर अल्पेशांक और बड़े स्तूपों को महेशांक कहा जाता था। तो ये स्तूप की संरचना है। ये जो आप ये भाग देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला भाग आपने देखा, ये जो भाग है ये क्या है, ये अंड भाग है। ठीक है, ये आपका अंड भाग है, उल्टे कटोरे के समान है। अब इसके ऊपर ये जो भाग है आप इसी को क्या कहते हैं, हर्मिका कहते हैं। ठीक है, और इसी हर्मिका के ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है, छत्र स्थित होता है। अब इसी दंड के नीचे की तरफ से, माफ कीजिएगा, अंड वाला जो भाग होता है उल्टे कटोरे के समान, इसके ये जो नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, इसी को हम लोग मेघी की संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और मेघी और सबसे बाहर जो इसके एक प्रकार से कह सकते हैं फेंसिंग के रूप में जो चीजें मिलती हैं, यह वेदिका कही जाती है। और फेंसिंग के बीच बीच में इस अंदर इसको जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार होता था, जिसको हम लोग तोरण द्वार के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, जिस तोरण द्वार में आपको कई प्रकार के जो अलंकरण है वह देखने को मिलता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो मेघी है और ये जो वेदिका है, इस मेघी और इस वेदिका के बीच में जो ये स्थान है जहां से व्यक्ति चारों तरफ क्या करता था, घूमता था, परिक्रमा करता था, उसी स्थान को, उसी पथ को हम प्रदक्षिणा पथ की संज्ञा देते हैं। किसकी, प्रदक्षिणा पथ की, सर्कमबुलेटरी पाथ की संज्ञा इसे दी जाती है। तो सबसे ऊपर छत्र, फिर हर्मिका, फिर आपका अंड वाला भाग, फिर आपका मेघी, फिर प्रदक्षिणा पथ, फिर वेदिका। और वेदिका में ही चारों तरफ से जो है आपको क्या मिलते हैं, चार तोरण द्वार मिलते हैं। कितने, चार तोरण द्वार, जो कि चारों अलग अलग डायरेक्शन में देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे आपको इनके साथ में जो है कि क्या मिलता है, जो पिलर हैं, स्तंभ हैं, वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपका स्तूप का एक महत्वपूर्ण संरचना हो गया। अब यदि हम स्तूपों की बात करें कि अशोक के द्वारा कौन कौन से स्तूप बनवाए गए, तो उसमें जो कि दिव्यावदान एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उस दिव्यावदान में अशोक को 24,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। दिव्यावदान ये बुक कहती है कि अशोक ने अपने शासन काल में बुद्ध के अवशेषों के ऊपर 24,000 स्तूपों का निर्माण कराया। वहीं पे फाहयान भी उसके द्वारा निर्मित स्तूपों की संख्या 84,000 बताते। कितने, 84,000। लेकिन अब कंट्रोवर्सी शुरू होती है कि बुद्ध घोष, जो कि उस समय के तत्काल बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर हैं, उनकी सुमंगल विलासिनी के अनुसार अशोक ने 84,000 विहार बनवाए थे। ठीक है, और मौर्य काल में जो भी स्तूप बने वो ईंट से निर्मित थे और अशोक ने निम्नलिखित स्तूपों का निर्माण करा। आप समझिएगा, जो वर्तमान में आप स्तूप एट द प्रेजेंट टाइम देख रहे हो, चाहे वो सांची का हो, भरहुत का हो, अमरावती का हो या फिर कोई भी, वो एग्जैक्ट निर्माण मौर्य काल में नहीं हुआ। उनकी नींव मौर्य काल में रखी गई, उसकी आधारशिला, बेसिक स्ट्रक्चर मौर्य काल में बनाए गए, लेकिन उनके ऊपर वेदिकाओं का, तोरण द्वारों का, अलंकरण का जो निर्माण है वो अलग अलग कालों में जुड़ता चला गया। जैसे आपको शुंग कालों में तोरण द्वार का निर्माण काफी मिलेगा। ठीक है, शुंग काल के बाद आप कुषाण काल आ जाइए। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए कि अलग अलग कालों में स्तूपों के ऊपर काफी सारे जो अलंकरण है वह हमें उनमें जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अशोक ने, जैसे भरहुत स्तूप, और ये स्तूप अपनी मूर्ति कला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, बोध गया का स्तूप, बोध गया प्राचीन उरुविल ग्राम के स्थान पर स्थित है और यही ऋषि काश्यप का आश्रम एवं सुजाता का घर था। और अशोक ने उपगुप्त के साथ यहां पर इसकी भ्रमण किया था। उपगुप्त कौन है? उपगुप्त वो हैं जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने यहां पे महाबोधि विहार, महासंघाराम का निर्माण कराया और बोध गया में चंक्रमण या फिर पाली चंकम चैत्य भी हमें देखने को मिलता है। अगला है सांची स्तूप समूह। ठीक है, क्योंकि सांची में एक स्तूप नहीं बल्कि कई सारे स्तूप हैं। ठीक है, तो यह स्तूप अपने अलंकृत तोरण के लिए जाने जाते हैं, अर्थात इनके जो प्रवेश द्वार है वो काफी अच्छे अलंकरण का जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। और तोरणों के निर्माता कौन थे? 7 वाहन थे। और सांची के स्तूप के चित्रों में भिक्षु वेशधारी अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप की पूजा के लिए
तिस्य रक्षिता जो कि उनकी पत्नी हैं के साथ जाने के चित्र का अंकन भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सांची का जो स्तूप संख्या 1 है महास्तूप में मयूरों की अर्थात मोर जिसको हम लोग कहते हैं पिकॉक, उसकी आकृतियों का भी अंकन वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो भरहुत हो गया, सांची हो गया, बोधगया हो गया। ठीक है, इसके अलावा सारनाथ एवं तक्षशिला जो क्षेत्र है वहां से धर्मराज का स्तूप का भी प्रमाण मिलता है। तो धर्मराज का नाम से स्तूप दो जगहों से मिले हुए हैं, एक सारनाथ से, एक तक्षशिला से। सारनाथ का स्तूप वर्तमान समय में पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है क्योंकि जो काशी नरेश हैं उन्होंने उन स्तूपों में लगी हुई ईंटों का प्रयोग उसके आसपास के नगरों के निर्माण में बसाने के लिए किया है। ठीक है, वो भी उसके न जानकारी में होते हुए। सारनाथ के धर्मराज का स्तूप को 6 बार परिवर्धन हुआ था, मतलब 6 बार उसको जो है अलग अलग लोगों ने उसको आकार में वृद्धि कराया था। ठीक है, इसके अलावा अमरावती स्तूप एवं बिहार का निर्माण मूलतः अशोक के द्वारा ही कराया गया, जिसका सातवाहनों ने बाद में विस्तार किया था। ठीक है, इसके अलावा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में राजस्थान में बैराट स्तूप का निर्माण हुआ। वहीं पे तक्षशिला का सिरसुख जो क्षेत्र है, आपने तक्षशिला में पढ़ा होगा 3 रीजन हैं, सिरकप, सिरसुख और भीर टीला, 3 टीले हैं। तो उसमें से जो सिरसुख टीला है उसमें कुणाल स्तूप का प्रमाण मिलता है और इसके स्तंभों के यदि आप देखेंगे, इन स्तूप के पिलर्स को देखेंगे तो वो आपके ग्रीक जो कोरियंथ स्टाइल है उसमें हमें इसके स्तूप को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये अशोक के द्वारा निर्मित कुछ प्रमुख स्तूप थे। अब यदि हम बात करते हैं कि अशोक के शासन काल में ये जो विहार बनवाए गए, ठीक है, तो अशोक ने अपने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार, नाम याद करते जाइएगा, एवं कुक्कुटाराम विहार का निर्माण कराया था। ठीक है, अशोक ने विहार को 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मुहर देने का संकल्प लिया था, जिसमें 96 करोड़ ही दे पाया था कि संप्रति ने राधा गुप्त के सहयोग से यह दान जो है वह रुकवा दिया। बोधगया के बलुए पत्थर में निर्मित एक वज्रासन प्राप्त हुआ है और इसी वज्रासन पर आसीन होकर बुद्ध प्राप्त से अशोक ने बोधि गृह का निर्माण किया था। ठीक है, बाकी यदि हम नगर की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र समय का सबसे प्रमुख नगर था और इसके नगर विन्यास का उल्लेख हमें 2 यूनानी इतिहासकारों मेगस्थनीज और स्ट्रैबो ने भी इस में किया है। ठीक है, मेगस्थनीज के अनुसार जो पालीब्रोथ था जिसकी पहचान पाटलिपुत्र के रूप में की जाती है, ठीक है, ये समानांतर चतुर्भुज या फिर आयताकार का देखने को मिलता है और वह उसे पूर्वी भारत का सबसे बड़े नगर के रूप में मेगस्थनीज उल्लेख करते हैं। ये वही मेगस्थनीज जिन्होंने बड़ी ही महत्वपूर्ण ग्रंथ इंडिका का लेख किया था। ठीक है, इसमें मेगस्थनीज बताते हैं कि ये जो नगर है आपका पाटलिपुत्र, इसमें 64 द्वार, 570 बुर्जियां मतलब वॉचिंग टावर थे। ठीक है, मेगस्थनीज के अनुसार इस नगर के निर्माण में मुख्यतः लकड़ियों का प्रयोग देखने को मिलता है। आपको पता होगा लकड़ी की दीवारें आपको जो है मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। आपने जब मैंने शुरुआत की थी इस वीडियो की तो उसमें आपने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, और साथ ही साथ डायोडोरस का नाम सुना होगा। इन्होंने पाटलिपुत्र के शासकों के द्वारा यूनान के लोगों के लिए किए गए व्यवहार की प्रशंसा की है। किसने? डायोडोरस ने। और साथ ही साथ पाटलिपुत्र में यूनानी लेखक एम्बिलियास का वर्णन किया गया। कल्हड़ जो कि इन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है? दोस्तों, कल्हड़ ने अशोक के द्वारा बताया कि वहां पे जो बितस्ता नदी है उसके तट पर उन्होंने श्रीनगर, जो बहुत महत्वपूर्ण पुरास्थल है या फिर नगर है, उसकी स्थापना उनके द्वारा किया गया। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे धर्मारिणी विहार में अशोकेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया। अशोक ने नेपाल का जो ललित पतन नगर है उस ललित पतन नगर का भी निर्माण कराया। अशोक ने ललित पतन का निर्माण उस समय करवाया जब वह अपनी पुत्री जिनका नाम चारुमती है उनके साथ नेपाल की यात्रा पर गए हुए थे। उसने नेपाल में 5 प्रमुख स्तूपों का भी निर्माण कराया और चारुमती ने नेपाल में अपने पति क्षत्रिय देवपाल के नाम पर देवपतन नगर का भी निर्माण कराया। तो एक तरफ अशोक ने वहां पे ललित पतन नगर का भी निर्माण कराया था और वहीं पे उनकी पुत्री जो चारुमती है उन्होंने अपने पति जिनका नाम क्या है? क्षत्रिय देवपाल है, उनके नाम पे देवपतन नगर को भी उन्होंने बसाया था। ठीक है, वहीं पे हम मौर्यकालीन मूर्तिकला की बात करते हैं तो आप सभी जानते हो मौर्य काल की मूर्तिकला अपने आप में विशिष्ट है। जैसे आपने स्तंभों को देखा था वैसे ही मूर्तिकला।
धौली एवं कालसी जो कि इस काल के बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं मौर्य काल के, वहां से हमें हाथी की मूर्ति का प्रमाण मिलता है जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब कालसी से जो हाथी की मूर्ति मिली है उसके नीचे हमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लेख मिलता है, इसका उल्लेख हमें गज तमे के रूप में दिखाई देता है और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गज तमे का उल्लेख कहां से मिलता है, तो धौली से प्राप्त, सॉरी कालसी से प्राप्त जो हाथी का लेख है वहां से मिलता है। इसके अलावा लोक कला की यदि हम बात करते तो इसमें मुख्यतः हमें यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं वह हमें देखने को मिलती हैं। अब याद होगा मैंने दो चीजें शुरुआत में बताई थी कि मौर्य कला को दो भागों में बांटा जाता है, एक तरफ राजकीय कला जो कि राजा के संरक्षण में बन रही है और दूसरी तरफ जो है लोक कला जो कि स्वतंत्र कलाकारों द्वारा उसका निर्माण किया जा रहा है। स्वतंत्र कलाकारों के निर्माण में सबसे प्रमुख स्थान लिया जाता है यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां। तो इस प्रकार के यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां कहां से मिलती हैं, यक्ष जो कि मेल फिगर्स हैं, यक्षिणी जो कि फीमेल फिगर्स हैं। ठीक है, तो मथुरा का जो परखम क्षेत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है और क्योंकि इस मथुरा के परखम से यक्ष जिसका नाम है मणिभद्र, इसकी मूर्ति का प्रमाण मिलता है और यह भारत में उस समय का तत्कालीन सबसे प्रसिद्ध यक्ष की मूर्ति यही दिखाई देती है। ये जो मणिभद्र हैं कौन थे जिसकी मूर्ति ये प्राप्त हो रही है, तो ये कुबेर के कोषाध्यक्ष थे जिनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। कुबेर कौन है, धन के देवता कुबेर। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर एवं विदिशा से यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। वहीं से बिहार का जो दीदारगंज के चामर ग्राहिणी यक्ष की प्रतिमा है जो कि पटना म्यूजियम की शान और बिहार की शान, भारत की शान, जो कि मौर्य काल की सबसे विशिष्ट मूर्ति कला का उदाहरण प्रस्तुत करते दीदारगंज की यक्ष की प्रतिमा, यक्षी की प्रतिमा, जिसमें आपको एक विशेष प्रकार की चमक, विशेष प्रकार की कार्विंग आपको देखने को मिलेगी जो कि मौर्य काल की एक बड़ी विशेषता है। इसके अलावा राजघाट जो कि बनारस से प्राप्त होता है, यहां से में 3 मुख वाले यक्ष की जो प्रतिमा है वह देखने को मिलता है। इसके अलावा लोहानीपुर जो कि पटना का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, वहां से में 2 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिली हुई हैं। कुरुक्षेत्र से आमीन से में यक्ष प्रतिमा और मेहरौली से यक्षी प्रतिमा प्राप्त होती है। मेहरौली बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, मेहरौली स्तंभ का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, मौर्य गुप्त काल का महत्वपूर्ण लेख प्राप्त होता है। ठीक है, मौर्यकालीन मृद मूर्तियां हमें अयोध्या से भी मिली हुई हैं और ये मिट्टी की मूर्तियां हाथ से निर्मित है, हैंडमेड टेराकोटा जो मॉडल्स हैं मौर्य काल के वो हमें अयोध्या से देखने को मिलते हैं। बेसनगर से 2 स्तंभ शीर्ष भी मिलते हैं और एक कल्प वृक्ष से लटकते हुए वस्त्राभूषण और उसके नीचे सिक्कों से पूर्ण थैले दिखाई गए हैं। कहां से, बेसनगर के क्षेत्र से। ताड़ वृक्ष युक्त स्तंभ पवैया के क्षेत्र से और कौशांबी के समीप मैनहई गांव से भी मिलते हैं। और ये जो कल्प वृक्ष है ये लक्ष्मी का तथा ताड़ वृक्ष कार्तिकेय का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज के इस सेशन में मौर्य कला के अंतर्गत मूर्ति कला और स्तूप की संरचनाओं के बारे में जानने और समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छी जानकारी हुई होगी। तो मिलते दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। और साथ ही दोस्तों यदि आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, चाहे तो आप हमारे जो चैनल का दिया गया नंबर है उस पर कॉल या मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों सीधे तौर पे हमारा जो एप्लीकेशन है आप उसे प्ले स्टोर पे जाके भी डाउनलोड करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।